आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में। दोस्तों, जैसे ही भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को मंजूरी दी गई और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित की जाने की बात की गई, जिसके अंतर्गत एमका के 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे, तो एक नई डिबेट भी ट्रिगर हो गई कि तेजस मार्क 2 एमका के बाद अब अगला कौन सा प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रडार पर है, और क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसी वर्ष हमें एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है जो हमने सोचा भी ना हो। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं और हम किसके बारे में बोल रहे हैं? दरअसल हम बात कर रहे हैं एमआरएफए प्रोग्राम के बारे में। अब आप सोचेंगे कि अचानक से एमआरएफए को लेकर के चर्चाएं क्यों तेज हुई हैं, और इस बार चर्चा तेज होने के पीछे का कारण डिफेंस कम्युनिटी नहीं है बल्कि खुद एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स है। जिस प्रकार से इनकी गतिविधियों में तेजी आई है, ये इस तरफ इशारा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अंदरूनी तौर पर कुछ न कुछ चल जरूर रहा है। क्योंकि हाल ही में मैट्स पेम्बर्ग, जो कि साब के टॉप ऑफिशियल हैं इंडिया में, इन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर के साब पहले से ज्यादा इस समय कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ लगातार संपर्क में हैं और एमआरएफए में हम एक प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने कहा, जैसे रिजल्ट आएगा आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी और इस समय वो गवर्नमेंट के नए मूव के इस समय इंतजार में है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत सरकार का अगला जो कदम होगा वो एमआरएफए के संदर्भ में होगा। हालांकि एक चीज हमें साफ से सीखनी चाहिए कि हार हमें कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि साब वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है जिसको लेकर के काफी क्रिटिसाइज किया गया कि इंडियन एयरफोर्स सिंगल इंजन फाइटर्स को नहीं खरीदेगी, ये है वो है, लेकिन वो अभी तक इस प्रोग्राम में टिके हुए हैं। और जब से रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करी गई है, साब ने लगातार अपने ऑफर्स को न सिर्फ काफी अट्रैक्टिव बनाया है, बल्कि इस समय जिस ऑफर के साथ वो सामने आए हैं, ये कहीं ना कहीं अगर भारतीय वायुसेना का इंटरेस्ट सिंगल इंजन फाइटर पे आता है तो आकर्षित जरूर करेगा। साहब ने कहा कि न सिर्फ हम इस एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने के लिए इच्छुक हैं, बल्कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भारत में पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम विकसित करेंगे जिसके अंतर्गत इन फाइटर्स का निर्माण भारत में किया जाएगा और भारत का जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसको हम पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि साहब ने यह भी कहा कि जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है और लोकलाइजेशन है, ये काफी गंभीरता के साथ कंसिडर किया गया है। उन्होंने कहा कि जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरी चीजें हैं, ये भी साहब के द्वारा भारत में की जाएंगी और भारत की जरूरत के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से कस्टमाइज किए जाने के लिए तैयार है। साहब का ये भी कहना है कि उनका जो ग्रिपेन ई फाइटर एयरक्राफ्ट है ये पूरी तरीके से भारत की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है और ये भारत की जो कह सकते हैं ज़रूरतें हैं उनको समझते हैं। इस एयरक्राफ्ट को लेने के बाद भारत के पास सबसे बड़ा ऑप्शन ये होगा कि भारत अपने मर्जी के मुताबिक जिस प्रकार का कस्टमाइजेशन करना चाहे उसके लिए साहब पूरी तरीके से तैयार है। और उनका ये कहना है कि अभी तक जितने भी ऑफर भारत को प्राप्त हुए हैं उसमें से सबसे कम कीमत में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो ऑप्शन होगा वो ग्रिपेन ई ही होने वाला है। हालांकि सिर्फ साहब ही इकलौती कंपनी नहीं है जिसके बयान के बाद चर्चाएं तेज हो रही हैं। इसके पहले आपको याद होगा लॉकहीड मार्टिन की तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने आई थी, जहां पर लॉकहीड मार्टिन ने एमटीए प्रोग्राम से हट करके भारत को एक बार फिर से F-21 का प्रस्ताव दिया था और F-21 में उन्होंने पहली बार ये कहा था कि वो भारत की मर्जी के मुताबिक बदलाव करने के लिए तैयार हैं। आमतौर पर अमेरिका के केस में हमें ये देखने को मिलता नहीं है कि अमेरिका ऐसा बोले, लेकिन लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि भारतीय वायुसेना की जरूरतों को हम लोग पिछले वर्षों से समझते आए हैं और जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है और इंडियन सिस्टम का इंटीग्रेशन है ये F-21 में किया जाना सुनिश्चित किया जा चुका है। यानी अगर भारत इनको लेता है तो भारत अपने मर्जी के मुताबिक जिस प्रकार चाहे मॉडिफिकेशन कर सकता है और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से पूरा सहयोग उनको प्रदान किया जाएगा। इसकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ये भारत में की जाएगी और ये सबसे कम कीमत में भारत को ऑफर किया जाएगा। हालांकि F-21 के चांसेस काफी ज्यादा कम है क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान F-16 को ऑपरेट करता है और भारतीय वायुसेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो उसके समर्थन में दिख नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर अगला जो प्रबल दावेदार बनता है वो होता है F-15EX और डसॉल्ट राफेल और यूरोफाइटर टाइफून। अब यहाँ पर रशियन फाइटर्स को हम इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार के रूस में हालात है, भारत कोई नई मुसीबत में पड़ना नहीं चाहेगा। मुसीबत का मतलब ये नहीं है कि रशिया के साथ डील करना बुरा होगा, मुसीबत इस बात की है कि क्या सही टाइम पर हमको फाइटर एयरक्राफ्ट मिल पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार के हालात रशिया में चल रहे हैं उसके बाद ये काफी मुश्किल है कि भारत के द्वारा जो रशियन फाइटर्स हैं इनको एक बार फिर से सेलेक्ट किया जाए। हालांकि Su-35 का जो नया वेरिएंट है ये भी प्रोग्राम में शामिल हो चुका है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जो मेन कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा ये मिलेगा F-15EX और राफेल F4 स्टैंडर्ड के बीच में। और F-15 को लेकर के तो आपको पता ही है कि अभी पिछले महीने ही बोइंग के द्वारा एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो मेड इन इंडिया F-15EX ईगल 2 है ये भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे, क्योंकि ये 22 मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं और ये ठीक उसी वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है
जो सुखोई 30 MKI की वेट कैटेगरी है। बोइंग का कहना है कि इसको आप पुराना एयरक्राफ्ट समझने की गलती ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन की है जो इस्तेमाल की गई हैं, और खुद यूएस एयरफोर्स भी इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश है। और वो भी F-15 में पहली बार इंडियन मेड जो वेपन सिस्टम है उसके इंटीग्रेशन को लेकर के मान गए हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर भारत के द्वारा F-15EX को सिलेक्ट कर लिया जाता है MRFA के अंतर्गत, तो भारत का जो एमका प्रोग्राम है, तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है, इसको फास्ट ट्रैक करने में वो सहयोग कर सकते हैं, और बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है ये भी भारत को दिया जा सकता है। और आप सब जानते हैं कि अगर बोइंग इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतती है तो भारत में वो निसंदेह जो F-15 की प्रोडक्शन लाइन है उसको भी खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सब के ऑफर को काउंटर कर रहा है इस समय राफेल का ऑफर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली भारतीय वायुसेना के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं भारतीय वायुसेना इस समय दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट पे बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। इनफैक्ट चर्चाएं भी नहीं हो रही हैं। अभी तक हमने भारतीय वायुसेना की तरफ से जो भी सुना उसमें एक जो स्पष्ट संदेश कन्वे किया गया वो ये था कि राफेल की टक्कर फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि राफेल ऑलरेडी 36 की संख्या में भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, और पायलट्स ने इनको हर प्रकार के टेरेन में उड़ा करके देखा है, फिर चाहे वो माउंटेनियस टेरेन हो या फिर हमारे इलाके हों, मैदानी इलाके हों। यहाँ पर भी जो पायलट्स की ट्रेनिंग है ये काफ़ी अच्छे से चल रही है, और भारतीय वायुसेना इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा भी है, यानी पसंद करती है इन एयरक्राफ्ट्स को। तो ऐसे में इस समय कोई ऐसा तुक नहीं बनता कि भारतीय वायुसेना किसी नए टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट पे जाए। और जब से नितिन गडकरी जी ने वो बयान दिया था नागपुर में राफेल को बनाए जाने का, उसके बाद से कहीं ना कहीं कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि बस एक औपचारिकता ही रह गई है ये डील। हाँ, ये संभव है कि शायद इकट्ठा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट बजट के चलते न खरीदे जाएं, लेकिन फेज्ड मैनर में जो प्रोक्योरमेंट है ये हमें आज नहीं तो कल देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें MRFA को छोड़ करके तेजस मार्क 2 पे फोकस करना चाहिए, लेकिन अभी इसमें तकरीबन हमें 1 दशक का समय लगने वाला है, क्योंकि तेजस मार्क 2 का रोल आउट अगर 2024 के अंत तक भी हो जाता है तो उसकी पहली उड़ान हमें 2025 के अंत तक देखने को मिलेगी, और उसके बाद तकरीबन 2 वर्षों तक ये टेस्टिंग से गुजरेंगे, और एक अनुमान के हिसाब से तकरीबन 2028 से 30 के बीच में ये प्रोडक्शन में आएंगे, और उचित नंबर में ये भारतीय वायुसेना को 2031 के आसपास मिलने शुरू होंगे। तो कुल मिलाकर के MRFA का कोई परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है, और भारतीय वायुसेना को जो कदम है ये उठाने पड़ेंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी हैं वो राफेल का समर्थन करते ही दिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी राफेल में न सिर्फ इंडिजिनस कंटेंट इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, बल्कि आपको पता ही है कि जो अस्त्र मार्क 1 और शॉ जैसे वेपन है इसके लिए जो परमिशन है ये कभी भी मिल सकती है, जिसका सीधा मतलब ये है कि राफेल में हमें जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है ये भी देखने को मिलेंगे। जो जेट इंजन भारत में फ्रांस बनाएगा वो राफेल में भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे एज एन अपग्रेड। तो भारत के पास अपॉर्चुनिटीज राफेल के साथ सबसे ज़्यादा है, और ऐसे में ये डिबेट फिलहाल आज नहीं तो कल इसी बात पे आके खत्म होगी कि भारतीय वायुसेना राफेल को सेलेक्ट कर रही है, और ऐसा होता हमें दिखाई भी पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।